So good evening, class 11. We are about to start this chapter, that is isomerism. First of all, tell me, is my voice audible to each and everyone out here there, or is there any problem that you are facing? Kindly reply me on WhatsApp there. Am I loud and clear to each and everyone? Is my voice audible to each and everyone? And Dipanshi, what about others there? Kindly reply me better on my number, that is 9719626262. That's WhatsApp number. Reply me. I'm about to start with this chapter, that is isomerism. Fine, Manan. Okay, I think so. I'm clear then. Let's get started with this chapter there. When we talk about isomerism, what do we mean by this word? This word means there are certain compounds, कुछ ऐसे compounds होते हैं, there are certain compounds in nature which are composed of same number of atoms, which are composed of same number of atoms. इस चीज को हम ये भी बोल सकते हैं कि which have same molecular formula, which have same molecular formula. But when you open these compounds, those you can see that they have same number of carbon atoms or hydrogen atom or oxygen atom. Numbering is same, but when you open these compound, then there is a kind of difference that is present, and on the basis of that difference we name them as a particular isomeric compound. How to decide that, how to name that, मैं बस वही पढ़ाने जा रही हूँ, जरा सब लोग सुनो. आइसोमेरिज्म शब्द, आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट का मतलब है कि नेचर में कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो जिनके अंदर आपको एटम्स की नंबरिंग एक जैसी दिखेगी. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्ट विद, मैंने बोला C6H12O6 और मैंने कहा नेचर में एक और कंपाउंड है विद द सेम फॉर्मूला C6H12O6. इसका नाम है बेटा ग्लूकोज, जो आज की डेट में हम इसको नाम कहते हैं. एक को कहा मैंने ग्लूकोज और दूसरे का नाम होता है फ्रक्टोज. अगर इन दोनों कंपाउंड्स को आप देखो तो क्या देखते हो? आपको कार्बन की नंबरिंग सेम सेम दिख रही है, दैट इज C6. आपको हाइड्रोजन की नंबरिंग एक जैसी दिख रही है 12 12. आपको ऑक्सीजन भी एक जैसा दिख रहा है नंबरिंग में 6 6. तो हम इन्हें कहते हैं दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेम नंबर ऑफ एटम्स. मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यहाँ पे दोनों जगह नंबरिंग बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है. तो अगर हम ऐसे ही कहें तो कोई कारण नहीं समझ में आता कि क्यों फिर इन दोनों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, कि एक को ग्लूकोज कहा गया है, दूसरे को फ्रक्टोज कहा गया है. क्यों कह रहे हो भाई, इनको तो एक ही नाम दे दो. बट द रीजन बिहाइंड इट, क्यों हमें इनको अलग अलग नाम देने पड़े, क्योंकि जब हमने ग्लूकोज को ओपन किया, जब इसका स्ट्रक्चर हमने पूरा ओपन किया तो पाया कि ग्लूकोज के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, दैट इज एन एल्डिहाइड. एल्डिहाइड नाम का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है. और फ्रक्टोज के अंदर बच्चे एल्डिहाइड नाम का फंक्शनल ग्रुप नहीं पाया जाता. इसी C6H12O6 को जब हमने फ्रक्टोज के अंदर मानकर इसे खोला तो पाया कि यहाँ पे एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जिसे हमने बोला कीटोन नाम का. तो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये पाया गया कि दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मगर स्ट्रक्चर खोलने पर उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस पाया गया, तो तब जाके इस आइसोमेरिज्म का नाम फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस पर रखा गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म. तब जाके एक आइसोमेरिज्म का बर्थ हुआ, वी कैन से दैट, एंड दैट आइसोमेरिज्म का नाम रखा गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म. यानी व्हाट आई मीन टू से, अगर आपको कुछ ऐसे कंपाउंड नेचर में मिलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनके अंदर आपको सेम नंबर ऑफ एटम देखने को नजर आते हैं, तब आप ये मत मान लेना कि वो सारे कंपाउंड एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. उनके अंदर भी डिफरेंस पाया जाता है. और जब आप उनके स्ट्रक्चर को ओपन करके देखते हो तो जो भी डिफरेंस पाया जाता है
आइसोमेरिज्म का नाम उस डिफरेंस के बेसिस पर रख दिया जाता है। जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में किस चीज का डिफरेंस दिखा? फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस दिखा। इसलिए इन दोनों के बीच की आइसोमेरिज्म को फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहा गया। इज दैट क्लियर? बताइए, समझ में आया आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट होता क्या है? सेम नंबर ऑफ एटम्स के कंपाउंड्स दिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर, but when you open them, then there is a particular difference present in them, and on the basis of that difference they are called with a particular isomerism. समझ में आया बेटा आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट क्या है? अब इसी आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट को थोड़ा और इलैबोरेटली पढ़ते हैं डियर। लेट्स सी टू इट। आई होप इट्स ऑल कॉपीड। कुछ आपको इसमें से कॉपी तो नहीं करना? प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे यस मैम या नो मैम लिखकर भेजिएगा बेटा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मूव कर पाएंगे। काइंडली रिप्लाई बच्चे, एंड दिस अ रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन आउट हियर। इज इट डन? मे आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज? फाइन मनन, सो आई एम मूविंग ऑन। अब बेटा जो रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं प्लीज मेरी बात सुनो। व्हाट्सएप पे नंबर है 9719626262। इस नंबर पे प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दीजिए सो दैट आई कैन मूव अकॉर्डिंगली। अब जो लोग दे रहे हैं फिर मैं वो उनके अकॉर्डिंगली चल रही हूँ डियर। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट। ये हुआ, ये बस मैंने समझाया आइसोमेरिज्म होते क्या है। अब बायोलॉजिकली भी अगर देखा जाए तो हमारे दोनों हाथ देयर, अगर एक हाथ को हम ऐसे ले लें और अपने दूसरे हाथ को और दूसरे हाथ को भी लिया जाए बच्चे, अगर मान लीजिए ये एक ही इंसान के हाथ हैं और अगर हमने इस चीज को कंपेयर किया, कंपेयर करने पर मतलब अगर मैंने काउंट किया कि यहाँ पे दोनों हाथों में क्या सिमिलैरिटी है, भाई ये पाम है तो इस हाथ में भी ये पाम है, इसमें भी एक थंब है, इसमें भी ये थंब है, और इसमें भी ये 4 फिंगर्स हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 4 फिंगर्स हैं। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? भाई हम एक को कहते हैं राइट हैंड और एक को क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड। तो यानी दोनों में अगर हम कहें थंब की पोजीशन का फर्क है जिस कारण हम एक को राइट हैंड और एक को लेफ्ट हैंड कह रहे हैं, तो असल में इन दोनों का भी तो कॉम्पोजिशन एक जैसा है हमारे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का, जैसे कि हमारे पैरों का है यानी हमारी फीट का है। दोनों के अंदर टो है और दोनों के अंदर उंगलियां हैं बच्चे। तो इन दैट केस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज व्हेन यू कंपेयर दैट्स ऑल, तो आपको क्या दिखता है कि गिनती एक जैसी है मगर एक को राइट हैंड बॉडी में देखा जाता है, दूसरे को लेफ्ट हैंड बॉडी में देखा जाता है। तो इसका मतलब हमारे हाथ पैर भी, हमारे हाथों का पेयर, हमारे पैरों का पेयर यानी हमारी फीट और हमारे हैंड्स, इन सबको हम लोग क्या कह सकते हैं? दे आर बायोलॉजिकल आइसोमर्स। आर यू गेटिंग माई वर्ड बेटा? समझ में आई आपको ये वाली बात? तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि आइसोमेरिज्म किस किस टाइप्स के होते हैं। बेटा आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं, और मेरी बात मानिए क्योंकि एग्जाम्स आपके क्लोज हैं, तो आइसोमेरिज्म चैप्टर के जो भी आपको डेफिनेशन करनी है अपनी बुक से कीजिएगा, अपनी बुक से कीजिएगा, समझ मेरे से लीजिए, मगर डेफिनेशंस अपनी पूरे हर चैप्टर की डेफिनेशन आप लोग करके जाइएगा अपनी बुक से। Now the third point, put down the heading types of isomerism. अब बात करते हैं कि अभी तो हमने ग्लूकोज फ्रक्टोज में सिर्फ फंक्शनल आइसोमर्स का नाम सुना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का नाम सुना। अब जरा डिटेल में पढ़ ले कि आइसोमेरिज्म कौन से तरीके की होती है डियर। आइसोमेरिज्म दो तरीके की होती है बेटा, एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक का नाम होता है, प्लीज साथ साथ करते जाइएगा बच्चे, सब लोग लिखते जाइएगा साथ साथ। एक का नाम होता है दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक होता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। नौ ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसे फर्दर बेटा हमने 6 कैटेगरीज में बांट रखा है। जैसे पहले का नाम है चेन आइसोमेरिज्म और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। दूसरी आइसोमेरिज्म इज पोजीशन आइसोमेरिज्म।
तीसरी आइसोमेरिज्म इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म. फोर्थ आइसोमेरिज्म इज मेटामेरिज्म. फिफ्थ इज टॉटोमेरिज्म. And the last one, that is ring chain isomerism. तो ये बच्चे हमारी 6 तरीके की आइसोमेरिज्म है. चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म. क्लियर? अब हम बात करते हैं अपनी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की. नाउ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरी है बेटा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को फर्दर 2 टाइप्स में बांटा गया है. दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. काइंडली सी टू इट बेटा. ये है हमारे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. मैं एक बार दोबारा बोलती हूँ, 2 तरीके की है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म. वन इज स्ट्रक्चरल, वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. उसके बाद हमने इनको सब कैटेगराइज किया है. स्ट्रक्चरल में 6, चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म. और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 में बांटा गया है. कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. कॉन्फिगरेशनल में है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो अब एक वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. सो लेट्स पुट डाउन द हेडिंग. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं. अच्छा, अब जरा मेरी बात सुनिएगा. जिस बात का डिफरेंस है कंपाउंड्स के बीच में, उसी के नाम पर आइसोमेरिज्म का नाम रखा गया है. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मतलब ये हुआ कि जो भी कंपाउंड्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा दिखता होगा, मगर उनके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं अगर डिफरेंस दिखता है तो इसलिए नाम पड़ गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अब स्ट्रक्चर भी बहुत तरीके का होता है बेटा. चेन के स्ट्रक्चर में फर्क आया तो चेन आइसोमेरिज्म. पोजीशन में स्ट्रक्चर में पोजीशन में फर्क आया तो पोजीशन आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चर खोला तो फंक्शनल ग्रुप में फर्क आया तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये तीनों जब मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी तो भी आपको दिखेगा कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए इन सबको स्ट्रक्चर के अंदर रखा गया है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म से. सो पुट डाउन दी हेडिंग चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म. आई गेस बेटा ये सब कुछ तो सबका हो गया कॉपी. और अब आप लोग पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बस इतना लिख लीजिए, दैट इज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. तो अब हम लोग इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो मे आई चेंज द पेज देयर? मे आई फ्लिप? तो अब हेडिंग डालिए चेन आइसोमेरिज्म देयर. तो हेडिंग डालिएगा बच्चे चेन आइसोमेरिज्म. तो आप लोग क्या पाएंगे चेन आइसोमेरिज्म में? मैं जो भी कंपाउंड बनाऊंगी बच्चे, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक जैसा दिखेगा, लेकिन जब हम उनके स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे तो उनके चेन में फर्क आएगा. चेन का मतलब, क्योंकि आप लोग ने अगर आईयूपीएसी थोड़ी बहुत पढ़ रखी है तो आपको पता होना चाहिए चेन शब्द का मतलब यहाँ पे वर्ल्ड रूट से है.
जैसे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये जो आप पढ़ते हो, ब्यूट यानी मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑप, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ये आप जो भी पढ़ते हो, ये सब वर्ड रूट कहलाते हैं और ये बनाते हैं चेन। तो अगर इनकी चेन में फर्क आ रहा है, यानी किसी में 3 कार्बन एटम है तो किसी में 4 कार्बन एटम की चेन है, तो हम कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म का फर्क है। आई विल गिव यू एग्जांपल्स तो आपको बेटर समझ में आएगा। पहले जरा एक फॉर्मेलिटी खत्म करते हैं, थोड़ा लिख लें चेन आइसोमेरिज्म होते क्या है, चेन आइसोमर्स होते क्या है। इनके अंदर पाया जाता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट of carbon atoms in the chain within the molecule अब जरा बात करते हैं इसमें कैसे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट ब्यूटेन डियर। अब आप सब जानते हो ब्यूटेन एल्केन फैमिली को बिलोंग करता है। एल्केन फैमिली का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो अगर मैं n की जगह 4 रखूंगी डियर, तो व्हाट विल आई गेट, C4H10। ये हो गया ब्यूटेन का फॉर्मूला। अब जरा C4H10 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। डू वन थिंग, अब मैं आपको चेन आइसोमर्स बनाना सिखा रही हूँ, चेन आइसोमेरिज्म सिखा रही हूँ। जैसे कह रही हूँ बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप C4H10 में आप लोग 4 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन बनाइए। नाउ लिसन देयर, 4 कार्बन एटम की यहाँ पर आप चेन बनाएं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इस सब को जरा इनके हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए। तो आपको पता है यहाँ पे शुरू में और अंत में हमेशा 3 कार्बन आते हैं, सॉरी, कार्बनों के पास 3 हाइड्रोजन आते हैं और बीच में आते हैं 2 2 हाइड्रोजन। कभी भी याद रखना, कार्बन फर्स्ट कार्बन लास्ट में 3 3 हाइड्रोजन बैठते हैं और बीच वालों में हमेशा 2 2 हाइड्रोजन आते हैं। दिस कंप्लीट C4H10 ओवर हियर। अब ये तो बना एक। अब मैं इसका चेन आइसोमर आपको सिखाती हूँ। आपने सबसे पहले कितने कार्बन एटम की चेन बनाई, 1 2 3 4। नाउ यू हाइड 1 कार्बन एटम, यानी एक मान लो इस CH3 पे तुमने अपना हाथ रख दिया। अब तुम्हें कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन एटम। तो अब तुम 3 कार्बन एटम की चेन बनाओ, 1 2 3। और जो कार्बन एटम आपने अभी हाइड किया है, उस कार्बन एटम को इन 3 कार्बन एटम में से हमेशा बीच वाले कार्बन एटम पे लटकाओ। इस तरह से आपके चेन आइसोमर्स बनने शुरू हो जाएंगे। मैं फिर बोलती हूँ, जैसे पहले हमारे पास ब्यूटेन था, आपने 4 कार्बन एटम बनाए, उनके हाइड्रोजन सेटिस्फाई करे, आपका एक आइसोमर तैयार हो गया। अब आपको इसका आपको एक पेयर में दूसरा आइसोमर बनाना है। तो क्या करा करोगे, चेन आइसोमर बनाने के लिए फिलहाल तो आपने 4 कार्बन को एक साथ रख दिया स्ट्रेट चेन में। अब क्या करो, एक कार्बन एटम कम कर दो, उसके ऊपर हाथ रख दो डियर किसी भी एक कार्बन पर, तो तुम्हें 3 कार्बन दिखेंगे। तो 3 कार्बन एटम की चेन बनाई और वो जो चौथा तुमने कम किया है कार्बन एटम जिसके ऊपर तुमने हाथ रखा था, उस कार्बन को बीच में लटकाना। कभी भी इन टर्मिनल कार्बन पे मत लेना, आखिर और शुरू वाले कार्बन पे मत लेना, हमेशा बीच वाले कार्बन पे उसे लटका देना। और जो ये आपने कार्बन इधर बनाया है, बीच में बनाया है, अब इसकी और बाकी सबके हाइड्रोजन एटम्स पूरे करो। तो मैंने क्या कहा है, जब भी कोई कार्बन लास्ट में होगा या पहले होगा उसमें 3 हाइड्रोजन लगेंगे, और कोई बीच में होगा उसमें 2 लगेंगे या 1 लगेंगे, क्योंकि 4 से ज्यादा नहीं लग सकते बॉन्ड। 1 2 3 बॉन्ड हो गए, तो यानी अब 1 की कमी थी तो 1 हाइड्रोजन लगा। अब अगर आप काउंट करो बेटा, ये भी C4H10 है और अभी ये भी C4H10 है। अब जरा ध्यान से सुनो। अब तुमने क्या किया था, पहले तो मैंने आपसे कहा 4 कार्बन एटम्स की चेन को बनाया और आपने सिंपल बना दिया। फिर आपने एक कार्बन एटम कम करके 3 कार्बन एटम की चेन को बनाया और जो चौथा कार्बन एटम है उसे आपने बीच में लटकाया। दिस इज द रूल, दिस इज द वे दैट हम चेन आइसोमर्स बनाएंगे। अब आप क्या करो, इन 3 कार्बन एटम्स में से एक कार्बन एटम की चेन, मतलब चेन वाले कार्बन एटम में से एक कार्बन एटम को और कम कर दो, यानी इसको हाइड कर लो। तो अब तुम्हारे पास 2 कार्बन एटम की चेन रह गई। अब बताओ इन 2 कार्बन एटम में
आपको फर्दर 2 और कार्बन एटम लटकाने हैं। भाई देखो कैसे, 3 कार्बन एटम की चेन बनाई, चौथा आपने लटका दिया था बीच में। अब आपने 3 कार्बन एटम की चेन में से एक कार्बन एटम को और हाइड किया तो 2 कार्बन एटम की चेन बची, और इन 2 कार्बन एटम्स में अब आपको फर्दर 2 कार्बन एटम्स और लटकाने हैं। लेकिन जो 2 कार्बन एटम्स अब आपको करवाने हैं वो कैसे करोगे? उनको करवाने के लिए आपको मिड कार्बन चाहिए। अब इन दोनों में तो कोई मिड कार्बन है ही नहीं, इसका मतलब ब्यूटेन के और फर्दर चेन आइसोमर्स नहीं बना सकते, यहीं तक बन सकते थे बस। यानी एक तो 4 कार्बन एटम की चेन और एक 3 कार्बन एटम की चेन, तो 2 कार्बन एटम की कभी भी चेन आइसोमर नहीं बनता। रिमेंबर दिस पॉइंट। अब इस पहले वाले का आपने नाम क्या रखा? दिस इज एन ब्यूटेन। बेटा एन ब्यूटेन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई ब्रांचिंग ना हो, उसके आगे हम एन लगा देते हैं, उससे पहले एन लगा देते हैं, तो हम यहाँ पे कहते हैं एन ब्यूटेन। अब इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, इतनी आयुपेशी तो सबको पता होगी, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। अब अगर दोनों में आप देखो वर्ड रूट पकड़ो, जस्ट मैच आउट द वर्ड रूट माय डियर। अगर आप देखें, इसमें ब्यूट की वर्ड रूट है, इसमें प्रॉप की वर्ड रूट है, और दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मगर चेन का फर्क है, यानी वर्ड रूट। याद रखना, वर्ड रूट यानी मिथ इथ प्रॉप का, इसका फर्क होना। तो यहाँ पे एक में ब्यूट दिख रहा है, एक में प्रॉप दिख रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग चेन आइसोमर्स। बोलिए समझ में आए बेटा चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? इज इट क्लियर बेटा, समझ में आई बात? आप चेन आइसोमर इसके ऐसे भी सीख सकते हो, देखो जरा। 4 कार्बन एटम की हमने चेन बनाई, फिर हमने एक कार्बन एटम हाइड करा और उसको बीच में लटका दिया। अब आप 2 कार्बन एटम हाइड कर लो तो 2 कार्बन एटम की चेन बन गई, और जो तुमने हाइड करे 2 कार्बन एटम, फर्स्ट से ही कंपेयर कर लो, उन्हें कहीं बीच में लटकाओ, तो यहाँ पे बीच में के लिए कोई कार्बन बचा ही नहीं था, इसलिए फर्दर पॉसिबल नहीं था। तो आप फर्स्ट कंपाउंड से भी चल सकते हो, बहुत इजिली आगे मूव कर सकते हो। बोलिए बच्चे, क्या ये चीज समझ में आ गई? मैं एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ, उससे और अच्छा समझ में आएगा। पहले बताओ, इज इट क्लियर? मे आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज? एवरीवन प्लीज सजेस्ट मी। जरा जल्दी से रिप्लाई कीजिए व्हाट्सएप पे। Okay, fine, Ashutosh, fine, dear. So now let's move on. Okay, Soumya. So let's move on to the next one, dear. अब सेकंड एग्जाम्पल लिखो इसमें पेंटेन का, C5H12। अब पेंटेन के जरा चेन आइसोमर्स बनाते हैं डियर। सबसे पहले मेरी बात मानना बेटा, जो मैं कह रही हूँ सुनो। पहले 5 कार्बन एटम बनाइए, 1 2 3 4 5, इनके हाइड्रोजन पूरे कीजिए। फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे 3 आते हैं, अगर मिड में और कुछ नहीं बना तो HH आते हैं। ये हो गया C5H12। अब सेकेंड आइसोमर हम इसका बनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। 5 में से एक कार्बन एटम कम करो, ये जैसे मैंने सर्कल किया है, मान लो इसे कम कर दिया। कितने कार्बन अब दिखते हैं तुम्हें? 4। तो अब इन 4 की चेन बनाओ, इन 4 की चेन बनाओ, 1 2 3 4, और 4 की चेन जो बनाई है ये हो गया पूरा, और जो पांचवा तुमने कम किया है उसे कहीं बीच में लटकाओ। अब आप कह सकते हो मैम हम यहाँ पे भी लटका सकते हैं, या मैम 1 2 3 4, मैम हम यहाँ पे भी लटका सकते हैं। आप सही कह रहे हो, कहीं पे भी लटका सकते हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, दोनों सही हैं आपके, ये दोनों सही हैं, और ये दोनों एक ही जैसे हैं। यहाँ पे भी कंपाउंड का नाम 1 2 करके, यहाँ पे 2 मिथाइल करके बोलोगे, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 करोगे तो 2 मिथाइल करके नाम बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे भी CH3 आएगा, और बीच में यहाँ पे आएगा CH2, और यहाँ एक H आएगा, और इधर यहाँ पे CH3 इधर आ गया CH2, और इधर CH आएगा। आप देखो दोनों एक जैसे ही तो बनाए हैं आपने। इसका नाम भी 2 मिथाइल करके होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम भी 2 मिथाइल ब्यूटेन ही तो आएगा, एक ही चीज तो बनाई है आप लोगों ने, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है।
समझ में आई बात? मैंने क्या कहा, पहले पांच कार्बन एटम की चेन बनाई, अब उसमें से एक कम किया जिसे मैंने सर्कल किया, और उस जिसे मैंने कम किया है उसे मैंने किसी मिड कार्बन पे लटका दिया है, जो आपने अभी क्रिएट करे हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अभी आपने एक कार्बन कम किया तो ये आइसोमर क्रिएट हुआ। अब तुम दो कार्बन एटम कम कर दो, जिन पे मैं सर्कल लगा रही हूँ, ये कम कर दिए। अब तुम्हारे पास कितने की चेन बची? तीन की। तो अब तीन की चेन बनाओ, एक दो तीन। मैम हमने दो कार्बन एटम कम किए हैं, इन्हें अब कहाँ पे सस्पेंड करेंगे? टर्मिनल्स पे नहीं बेटा, मिड कार्बन एटम पे, इधर इधर। कभी भी पहले और आखिर कार्बन एटम पे सस्पेंड नहीं करोगे, नहीं लटकाओगे। लटकाना है तो मिड पे लटकाओगे। दिस इज द वे। अब जरा इनके हाइड्रोजन पूरे करो। H3, 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 और मिड कार्बन का ये जो है उसके तो चारों वैलेंसी पूरी है, कोई हाइड्रोजन नहीं लगने का। इज दैट क्लियर डियर? समझ में आई बात? अब जरा मैं फिर से बोलती हूँ, जब तुमने एक कार्बन एटम कम किया तो ये क्रिएट हो गया, जब तुमने दो कार्बन एटम कम करे तो ये क्रिएट हो गया, अब तुम तीन कार्बन एटम कम करो तो कम करा तो मेरे पास दो की चेन बची, तो आप कहो मैम अब दो की चेन बची और अब फर्दर बीच में कुछ भी नहीं रहा, तो हमने जो तीन कार्बन एटम कम किए हैं उन्हें बीच में कहीं पर भी नहीं लटका सकते, तो अब फर्दर आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। बोलिए समझ में आए? इसका मतलब पेंटेन के कितने चेन आइसोमर्स पॉसिबल है? सिर्फ तीन, जो अभी मैंने आपके सामने यहाँ बना दिए। अब इनके जरा नाम लिख लें डियर। दैट इज, पहले वाले का नाम है इसमें, दिस इज एन पेंटेन, पांच कार्बन एटम का है, तो 1 2 3 4 5, दिस इज एन पेंटेन, एंड दिस इज ऑलरेडी नंबर्ड एट 2 नंबर, तो इसका नाम है 2 मिथाइल, और चार कार्बन एटम के लिए ब्यूटेन। इसे क्या बोलेंगे? 1 2 3, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बताइए बच्चे आप सब लोग, क्या यहां तक आप सबको बात क्लियर हुई है पेंटेन के बनाए गए? नेक्स्ट हम बनाते हैं अब हेक्सेन के। अब जरा नेक्स्ट बनाते हैं हेक्सेन के। चलिए आप लोग बनाने शुरू कीजिए, जिस तरह से मैंने सिखाए हैं अब जरा आप चेन आइसोमर्स बनाना शुरू कीजिए हेक्सेन के। So let's get started with hexane now. Next page, hexane. तो अब हेक्सेन के बनाओ डियर। So this is C6, H14। तो अब जरा हेक्सेन के बनाइए डियर। सबसे पहले जैसे मैंने सिखाया, पहले 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4 5 6। इसके हाइड्रोजन पूरे करो। H3, H3, करो बेटा आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करो। अब नेक्स्ट स्टेप में मैम हम एक कार्बन एटम कम करेंगे, बिल्कुल एक कार्बन एटम कम कीजिए, जितनों की चेन बची है उनको बनाइए। पांच की बची, 1 2 3 4 5, और जो आपने कार्बन कम किया है उसे डिफरेंट डिफरेंट बीच वाले कार्बनों पे लगाकर देखिए, क्या कोई डिफरेंट आइसोमर तो नहीं बन रहा। तो जो आपने कम किया है कार्बन एटम, इस वाले को मैंने पहले यहां लटका कर देखा, ठीक है। फिर एक और क्रिएट करते हैं, 1 2 3 4 5, फिर मैंने बीच में और लटका कर यहाँ पे देखा, इस वाले कार्बन पर। फिर 1 2 3 4 5, फिर मैंने इस कार्बन पे लटका कर देखा। अगर अब देखा जाए, ये वाला और ये वाला तो एक जैसा ही हो गया। देखो जरा सब लोग, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये बन जाएगा, इसको उल्टा कर दूं तो ये बन जाएगा। बताइए पहले इस बात का बताइए, यस मैम और नो मैम में आंसर दीजिए बच्चे। पहले ये बात समझ में आ रही है या नहीं आपको मेरी? जिन पे मैंने अभी सर्कल किया है या डबल टिक लगाया है, क्या ये दोनों एक जैसे हैं या नहीं? पहले बताइए आप इतना, यस और नो। आंसर मी डियर। मेरी सारी स्पीड आपके रिप्लाई के ऊपर है बच्चे, आप जितनी जल्दी रिप्लाई करेंगे उतना बेटर रहेगा। फाइन दीपांशी, सो आई थिंक सो इट्स क्लियर टू अदर्स टू। तो इसका मतलब मैं इसको तो मिटा सकती हूँ ना, इसको लिखने से फायदा क्या, एक को ही लिख लो बस।
ओके डियर, तो इसका मतलब ये है, लेकिन ये वाला जो है ये डिफरेंट है बेटा, तो इसका मतलब ये एक नया आइसोमर हमारे सामने क्रिएट हो गया है ऐसे। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स बेटा, समझ में आ रही है मेरी बात आप सबको? तो ये दो आइसोमर और क्रिएट हो गए। अब इनके जरा हाइड्रोजन पूरे कर दें, CH3 CH3 CH3, बीच में आता है H2 H2, लेकिन अगर 3 बॉन्ड बन जाए तो आते हैं H, CH3 CH3 CH3, 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो H2, और अगर 3 बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन में तो आएगा एक H। ये काम तब हुआ जब मैंने अभी एक ही कार्बन कम किया है। अब मैं 2 कार्बन एटम कम करने जा रही हूँ और 4 की चेन है, तो अब जरा 4 की चेन बनाते हैं, 1 2 3 4, और मैंने 2 कार्बन एटम कम किए हैं। अब जो 2 कार्बन एटम कम किए हैं, एक को यहां सस्पेंड कर दिया, एक को यहाँ, तो इससे ये क्रिएट हुआ। या ऐसे भी तो हो सकता था, 1 2 3 4, हम लोग क्या करते कि इन दोनों कार्बनों को किसी एक ही कार्बन पे लटका दें, चाहे इस पे या इस पे, क्योंकि ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, तो इस पे भी लटकाओगे या इस पे लटकाओगे एक जैसा ही कंपाउंड बनेगा, इजंट इट? तो इसका मतलब यहाँ पे 2 कार्बन कम करने से ये दोनों आइसोमर्स क्रिएट होते हैं। अब मान लो मैंने 3 कार्बन एटम कम कर दिए, तो अब 3 कार्बन एटम की चेन बची, तो 3 कार्बन एटम की चेन बनाते हैं, 1 2 3, और अब मुझे ये जो 3 कार्बन एटम मैंने कम किए हैं, इन्हें सेंटर कार्बन एटम पे लगाना है। बेटा सेंटर मैक्सिमम 2 ही तो और ले सकता है, क्योंकि 2 बॉन्ड इसके पूरे हो गए। अब 5 बॉन्ड तो कार्बन नहीं बनाएगा ना, दिस विल बी रॉन्ग, इजंट इट? तो इसका मतलब अब फर्दर चेन आइसोमर्स हेक्सेन के पॉसिबल नहीं है। अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा, इससे ज्यादा हमें नहीं बनाने। तो लेट्स गो विद दैट डियर। अब जरा इन सब के पूरे कर लीजिए, H3 H3 CH3 CH3, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, H3 H3 CH2 CH3 CH3। अब बस इन सबके नाम लिखते हैं। तो अब जरा देखिए, पहले वाले का नाम है एन हेक्सेन विद नो ब्रांचिंग, इसका नाम है 1 2 3 4 5, यानी 2 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, यानी 3 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4, यानी 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, यानी 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। नाउ लिसन टू मी, केयरफुली लिसन टू मी, वर्ड रूट पकड़ो, हेक्स, पेंट, ये भी पेंट, ये ब्यूट, ये ब्यूट। हेक्सेन का चेन आइसोमर 2 मिथाइल पेंटेन है, हेक्सेन का चेन आइसोमर 3 मिथाइल पेंटेन है, हेक्सेन का चेन आइसोमर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, या 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, सब है। क्यों? क्योंकि वर्ड रूट हेक्स को कंपेयर किया गया है पेंट से और ब्यूट से। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स हैं, यानी 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन, ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं, तो आप गलत कहेंगे, क्योंकि चेन आइसोमर्स में वर्ड रूट का फर्क होना जरूरी है, और यहां तो वर्ड रूट सेम है बेटा, पेंट और पेंट। तो हेक्सेन से कंपेयर करोगे अगर पेंट 2 मिथाइल पेंटेन को, हाँ चेन आइसोमर है। हेक्सेन से कंपेयर करोगे 3 मिथाइल पेंटेन को, चेन आइसोमर है। या ब्यूटेन से कंपेयर करोगे, किसी भी ब्यूटेन से कंपेयर करोगे पेंटेन वाले को, तो वो भी चेन आइसोमर है। लेकिन दो पेंटेन वाले चेन आइसोमर नहीं हो सकते, ये दोनों हैं बेटा पोजीशन आइसोमर्स। ये क्या बनाते हैं? पोजीशन आइसोमर्स बनाते हैं, क्योंकि इसमें 2 मिथाइल और 3 मिथाइल की पोजीशन का फर्क है। बताओ बेटा, मेरी ये बात समझ में आ रही है? इसी तरह से ये जो दो ब्यूटेन वाले हैं, ये वाले, इन दोनों को भी आप चेन आइसोमर्स नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें वर्ड रूट एक जैसा है, ब्यूट ब्यूट। ये दोनों भी पोजीशन आइसोमर्स हो गए बच्चे। बोलो, समझ में आई मेरी ये बात आप सबको?
पोजीशन का मतलब होता है किसी ग्रुप का किसी पोजीशन पे नंबरिंग का फर्क आ जाना। जैसे देखो यहाँ हुआ 3 मिथाइल, यहाँ हुआ 2 मिथाइल, यहाँ हुआ 2,2 डाइमिथाइल, यहाँ हुआ 2,3 डाइमिथाइल। तो मिथाइल पोजीशन का फर्क है, तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं। इसलिए है क्योंकि वर्ड रूट सेम है। अगर वर्ड रूट डिफरेंट हो जाएगा तो ये चेन आइसोमर्स बन जाते। तो पेंट वाला ब्यूट से, ब्यूट वाला हेक्स से, या पेंट वाला हेक्स से, या हेक्स वाला ब्यूट से, ये तो सब आपस में चेन आइसोमर्स हैं, लेकिन दोनों पेंटेन, दोनों ब्यूटेन आपस में चेन आइसोमर्स नहीं है। बोलिए समझ में आ गई आपको मेरी बात? अगर हेक्सेन के चेन आइसोमर्स पूछे तो आप कहेंगे ये पांचों चेन आइसोमर्स हैं, लेकिन अगर इन चेन आइसोमर्स में कोई आपसे पर्टिकुलरली इन दोनों के बारे में पूछे जिसका वर्ड रूट सेम है, तो आप कहेंगे दे आर नॉट चेन आइसोमर्स, दे आर पोजीशन आइसोमर्स। बोलिए समझ में आ गई बात एवरीवन? बढ़े आगे बेटा। Fine, Filza, fine, Manan is fine there. So let's move on to the next one. So this is all about chain isomers dear. अब create करते जाओ, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ आ जाए या बिना उसके आ जाए, अब आप इसी तरह से बस चेन आइसोमर्स बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, चेन आइसोमेरिज्म के बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पुट डाउन दी हेडिंग नाउ, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में जैसे अभी मैंने पहले भी आपको ये सजेस्ट कर दिया कि पोजीशन आइसोमर्स होते क्या हैं, जिनमें जब किसी सब्स्टिट्यूएंट का, जैसे मिथाइल, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, या जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फर्क होगा बच्चे, तो हम कहेंगे कि वो चेन आइसो जो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म है। पोजीशन आइसोमेरिज्म का सबसे बड़ा ट्रिक पॉइंट बताऊं, यहाँ पर वर्ड रूट सेम है, सिर्फ किसी सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जैसे हैलोजेंस, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जैसे कि कोई एल्काइल ग्रुप, ठीक है, या कुछ और, उन सबकी पोजीशन का फर्क हो, नंबरिंग का फर्क हो। जैसे मैं बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक और, हाँ, सब्स्टिट्यूएंट के अलावा मैं एक और चीज बता दूं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फर्क हो, तो हम कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में बेसिकली वर्ड रूट सेम रहता है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में प्लीज डू रिमेंबर कि वर्ड रूट सेम रहता है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर किसी साइड चेन यानी सब्स्टिट्यूएंट हैलोजन या एल्काइल ग्रुप की पोजीशन का फर्क होता है। जैसे कि देखो तुम नाम से ही पहचानोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ब्यूट 1 इन एंड इफ आई से ब्यूट 2 इन, दोनों में वर्ड रूट तो ब्यूट है, लेकिन 1 इन मतलब फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड होना, और 2 इन का मतलब सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड होना, तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड का फर्क। अब जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूं पेंटेन 2 ऑल, और मैंने बोला पेंटेन 3 ऑल, तो आप रीडिंग से ही समझ पा रहे हैं मैम वर्ड रूट तो पेंट है, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप है और यहाँ पे थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये दोनों के बीच में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन का फर्क है, सेम फंक्शनल ग्रुप है और उनकी पोजीशन का फर्क है। तो जब ऐसा आपके दिमाग में आए तो समझ जाना कि पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। और ऐसी अभी मैंने जो ऊपर दिखाए वो तो आपको याद ही होंगे, व्हाट्स दैट देयर, कि अगर जैसे 2 मिथाइल तो मिथाइल ग्रुप का फर्क आ गया, 3 मिथाइल तो मिथाइल ग्रुप का फर्क आ गया, पेंटेन पेंटेन तो दोनों में ही है, ऐसी जैसी 2,3 डाइमिथाइल और 2,2 डाइमिथाइल, तो सब में क्या हो रहा है, पोजीशन का फर्क है। ठीक है, तो अब इन्हीं को बेटा एक बार बनाकर देख लेते हैं। तो पहले तो एक में जरा थोड़ी सी फॉर्मेलिटी वाइज इतना लिख लेना कि यहाँ पे क्या होता है, इन पोजीशन आइसोमेरिज्म difference in the position of double bond, triple bond, substituent or functional group is found। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
अगर आप देखेंगे तो आपको एक जैसा दिखेगा। ये तो याद ही रखना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सारी आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम ही है। खोल के देखने को पता चलता है कि कुछ ना कुछ फर्क है जरूर। और जिस चीज का फर्क होगा, अब जैसे पोजीशन का फर्क है तो नाम पड़ गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। इससे पहले में चेन का फर्क था तो नाम पड़ गया चेन आइसोमेरिज्म। डू रिमेम्बर कि चेन आइसोमेरिज्म में वर्ड रूट डिफरेंट था, यहाँ वर्ड रूट सेम है। अब जरा इन्हीं को बना लेते हैं, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन को बेटा। 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, हाइड्रोजन पूरे करते हैं इनकी वैलेंसी को। CH3, यहाँ 2 बॉन्ड है तो 2 इधर आ गए, यहाँ 3 बॉन्ड हो गया तो 1 H, यहाँ 2 बॉन्ड है तो यहाँ आ गए 2 H। तो दिस इज ब्यूट 1 इन। ब्यूट 2 इन बनाते हैं, 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर है तो यहाँ आ गया CH3, इधर आ गया 1 H, इधर आ गया 1 H, ये हो गया ब्यूट 2 इन। अब पेंटेनॉल बनाते हैं, 1 2 3 4 5 OH, CH3 CH, CH2 CH2 CH3, दिस इज पेंटेन 2ऑल। और अगर 1 2 3 4 5 और मैंने यहां OH लगाया तो अब आप समझदार हैं, ये बन गया पेंटेन 3ऑल। आई गेस सबको क्लियर है बेटा, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन 3ऑल, दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज पेंटेन 2ऑल। सो आई सपोज दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। यहां तक पोजीशन आइसोमेरिज्म सबको क्लियर हो गया। मुझे एक एग्जांपल और देना है आपको अभी पोजीशन आइसोमेरिज्म में, क्योंकि वो आ जाता है एग्जाम्स में, दैट्स व्हाई। और आपने जो अब मैं पढ़ा रही हूँ पोजीशन आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है, जो मैं नाम बताऊंगी आपको। लेट्स गो टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ऑल कॉपीड बेटा, ये हमारा एक एग्जाम्पल था फर्स्ट, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। अब हम अपने तीसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज डियर। थर्ड एग्जाम्पल, जरा ये बनाइए। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं। क्या बेंजीन पे ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशंस होती हैं? प्लीज रिप्लाई। क्या बेंजीन पे ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशंस होती हैं, और अगर होती हैं तो कहाँ होती हैं? इफ आई लेबल देम एज 1 2 3 4 5 6, तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशंस कौन होती हैं और कहाँ होती हैं, ये बताइए। यस दिपांशी, व्हाट डू यू वांट टू से बेटा, बता बच्चे। Okay. What about others? Those who want to reply regarding this ortho meta para position, जरा जल्दी बताएं। Okay, I have got a number of replies regarding this ortho meta para। अब जरा बहुत ध्यान से सुनो बेटा, बेंजीन में ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होते। बेंजीन में ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशंस नहीं होती। रिमेंबर माय डियर, नो ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशंस on benzene, no ortho para meta positions are present in benzene। ऐसी कोई पोजीशंस बेंजीन में नहीं होती। अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो, जैसे यहाँ कोई ग्रुप या कोई एटम लगाए, तो इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशंस होंगी ऑर्थो, पहली दो। ये दोनों पोजीशंस होंगी मेटा, और फिर ये वाली होगी पैरा। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में होती है बेटा, बेंजीन में नहीं होती। तो अगर ये देखा जाए, फिलहाल अगर आप इस ग्रुप को मेन मान लें, इसे, ये है वो ग्रुप जिसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा बताना है, तो ये ऑर्थो हो गई, ये दोनों, ये मेटा हो गई, ये पैरा। ऐसी ये दोनों ऑर्थो, ये वाली मेटा, और ये हो गई पैरा। ये हो गई ऑर्थो, ये हो गई मेटा, ये हो गई पैरा। तो इसी ऑर्थो मेटा पैरा के नेम के बेसिस पर इनका नाम लिखा जाता है। जैसे इसको बोला जाता है ऑर्थो
ऑर्थो पर है 2 क्लोरो, तो हम बोलते हैं डाई क्लोरो, और इस रिंग का नाम तो सब लोग जानते हैं, बेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। इसे बोलेंगे बेटा मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, और लास्ट वाले को बोलोगे पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। तो अब तीनों में फर्क क्या है? एक सीएल की पोजीशन तो अपनी जगह फिक्स्ड है, ये वाली, ये तो चेंज नहीं हो रही, मगर दूसरा सीएल जो है वो ऑर्थो पर है, इधर मेटा पे है, इधर पैरा पे है, तो तीनों की पोजीशंस में फर्क है, इसलिए ये तीनों भी क्या होते हैं? पोजीशन आइसोमर्स के एग्जाम्पल। बोलिए समझ में आई बात? ऑल दीज थ्री आर पोजीशन आइसोमर्स, रिमेंबर दैट। दीपांशी क्लियर हो गया बच्चे? Is everyone clear with it now? So now let us move on to the next one, that is functional isomerism, dear. तो अब तीसरी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करते हैं. पुट डाउन दी हेडिंग, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म. तो इस वाली आइसोमेरिज्म में आप क्या पाएंगे? आई स्टार्टेड टुडे विद दिस ओनली, बट मैं फिर बोलती हूँ, इन आइसोमर्स में आप पाएंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. जैसे कि अभी मैंने आपको पहले ही आपको क्लियर किया था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा, दैट इज C6H12O6 C6H12O6, मगर एक के अंदर पाया जाता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और एक के अंदर पाया जाता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप, इसलिए ये दोनों फंक्शनल पेयर ऑफ आइसोमेरिज्म बन गए. अब मुझे आपको ये सिखाना है बेटा कि आप कैसे पहचानोगे किसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप हिडन है. तो उसके लिए जो मैं अब सिखा रही हूँ जरा लिखो. पहले फंक्शनल आइसोमेरिज्म में ये देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनाता है. तो हमें ये कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं. सबसे पहले यहाँ पे ऐसे याद करना शुरू करो. एल्कोहल अगर एक कंपाउंड में दिख रहा है और उस जैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अगर दूसरा कंपाउंड पॉसिबल है तो उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपको ईथर दिखेगा. एल्कोहल होता है बेटा ROH और ईथर होता है बेटा ROR. ये फॉर्मूले हैं इसके. अभी जैसे मैं कह रही हूं इसे याद करो. एल्कोहल के साथ हमेशा पेयरिंग में फंक्शनल आइसोमर कौन होगा? ईथर. या ईथर के साथ फंक्शनल आइसोमर कौन बनाएगा? एल्कोहल. दूसरा है एल्डिहाइड एंड कीटोन, RCHO, और ये हो गया RCOR. RCHO RCOR, ये है एल्डिहाइड कीटोन. यानी हमेशा एल्डिहाइड के साथ कीटोन की फंक्शनल आइसोमर पेयरिंग मिलेगी या कीटोन के साथ एल्डिहाइड आइसोमर पेयरिंग मिलेगी. तीसरा आपको याद रखना है एसिड एंड एस्टर. एसिड एंड एस्टर. एसिड होते हैं बेटा RCOOH, एस्टर होते हैं RCOOR. एल्कोहल है ROH, ईथर है ROR. एल्डिहाइड है RCHO, कीटोन है RCOR. एसिड है RCOOH, RCOOR है, दैट इज एस्टर. फोर्थ है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस. फिफ्थ है साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स. साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स. आपको बस इतने याद करने हैं फिलहाल. ऐसे तो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी, एंडलेस है डियर, बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल अभी 11th में हो, इतने पे कर लिया तो मोर देन इनफ है डियर.
पहले तो इनके नाम याद करो, फिर मैं अभी इनकी डिटेल अभी बतानी को रह गई है, अभी तो इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं, तब प्रूफ करना है कि हाँ भाई सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तब भी फंक्शनल ग्रुप में फर्क दिख रहे हैं, तब जाके बात पूरी होगी। पहले बताओ, ये चीजें क्लियर है? हमें 5 पेयर याद करने हैं बेटा। अल्कोहल के साथ ईथर, एल्डिहाइड के साथ कीटोन रहता है, और एसिड के साथ एस्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस, और लास्ट हमें करने हैं साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स। बताइए, इज इट क्लियर? इतना कमांड आप कर लेंगे अपना? तो कल हम इसको फर्दर कैरी आउट करेंगे। पहले आज के लिए आपको इतना अपना काम पक्का करके आना है। तो कल हम इसी टाइम पर 9 बजे दोबारा से कल क्लास शुरू करेंगे। तो काइंडली बेटा उस पर फोकस करना। फॉर द टाइम बीइंग हम आज इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। मैं आज फर्स्ट डे बहुत जल्दी नहीं चली, मैंने थोड़ा स्लो करके ही चला है। मैं चाहती तो अभी आगे भी आपको इन सब का करा सकती हूँ, लेकिन पहले यहां तक कमांड कर लो। लेट्स नॉट रश, वी हैव टाइम स्टिल। अगर आप धीरे धीरे इतने इतने पे कमांड करोगे जो मैं रोज रोज पढ़ा रही हूँ, तो आप अपने एग्जाम तक इस टॉपिक को पूरा कर लोगे, उससे पहले ही पूरा कर लोगे, क्योंकि मैं उससे पहले आपका पूरा करवा दूंगी। बट बहुत सारा कवर अप करने में बेटा टाइम लग जाएगा फिर आपको। पहले आप आज के लिए इतना तक अपने आप को पक्का कर लो। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? So rest of the stuff we will start tomorrow, dear. Rest of the things we will begin tomorrow. I guess everything is clear today. Still you have any doubt, be free to call me on the same number 9719626262, and I'll explain you the rest of the things here. So goodbye for now, और प्लीज यहाँ तक जितना मैंने कराया है उसे रिवाइज कर लीजिएगा। So good night बेटा, और प्लीज यहाँ तक रिवाइज कर लीजिए।